हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित तिवारी। जुलाई के करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई आपकी चल रही होगी। ठीक है। और सबसे जरूरी चीज जो सेल्फ मोटिवेशन है, वो सेल्फ मोटिवेशन बहुत हाई होना चाहिए आपका। अगर सेल्फ मोटिवेशन आपका हाई नहीं होगा तो कोई बाहर का आदमी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। और ये जो बाहरी एक्सटर्नल मोटिवेशन है बहुत दिनों तक टिकता नहीं है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है आपका अपना खुद का मोटिवेशन, कि आपको पता होना चाहिए कि आप सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। वो एक खतरनाक टाइप का एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। ठीक है। किसी के बहकावे में आकर के कभी पड़ोसी ने जो है कोई नुकसान कर दिया, कभी पुलिस वाले ने गाली दे दी, तो चलो मैं तुमको बताऊंगा आगे चल करके, जब मैं एसपी बन जाऊंगा तो तुम्हारा निलंबन करवा दूंगा, तुमको सस्पेंड करवा दूंगा। ये छोटी मोटी सोच लेकर के कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, ये सब चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलती हैं। ये सिर्फ कहने वाली बात है कि यूपी बिहार में आधा से ज्यादा लोग ये करके आते हैं कि जब उनको प्यार में धोखा मिलता है तो वो पीसीएस की तैयारी, यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। ये सब गलत चीजें हैं, सब दिखावा है, सिर्फ भ्रम पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। एक्चुअली में यूपीएससी, यूपी पीसीएस जैसी परीक्षाओं को जो पास करते हैं उनका कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है। बहुत ही सीरियस किस्म के व्यक्ति होते हैं, बहुत सीरियस किस्म के अभ्यर्थी होते हैं। तो आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप सीरियस रहें। ठीक है। तो ये चीजें बहुत जरूरी है लाइफ में, इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है। करंट अफेयर के साथ आपके साथ एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ प्रस्तुत आपके सामने। और जुलाई करंट अफेयर्स है और खास करके पॉलिटी का हिस्सा जो है उसको मैंने लिया है, जिससे आपको समझाया जा सके इसके बारे में। ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातों के लिए चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं अपने। ठीक है। इसमें पहला जो टॉपिक मैंने उठाया है वो है विशेष पैकेज से संबंधित। ठीक है। विशेष पैकेज का मतलब होता है जो राज्यों को विशेष पैकेज दिया जाता है, स्पेशल पैकेज, उसके बारे में जो है बातचीत करेंगे। सबसे बड़ी चीज जो आप समझिए कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी। ठीक है। एक चीज के लिए माफी चाहूंगा, टाइपिस्ट महोदय की गलती की वजह से थोड़े फॉन्ट में कुछ गड़बड़ियां आ गई, कुछ गलत तरीके से लिख दिया गया, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। मैं थोड़ा काम में बिजी हो गया था, कोई और काम कर रहा था, स्पेशल काम, कोई विशेष काम कर रहा था। इसके चक्कर में क्या हुआ, मैं एक बार फाइनल देख नहीं पाया, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करूंगा कि जो भी लिखा हुआ है उसको सही ढंग से आपके सामने प्रस्तुत करूं। ठीक है। तो यहाँ पर घोषणा लिखी रहनी चाहिए थी, वो दूसरी चीज लिख दिया है। तो केंद्रीय बजट 2024-25 में जो घोषणाएं की गई थी उसमें सिंचाई और बाढ़ समन की बात करी गई है। ठीक है। बाढ़ की बात हो रही है कि किस प्रकार से राहत बचाव कार्य किया जाए। इन घोषणाओं में बिहार में सिंचाई और बाढ़ समन परियोजनाएं जैसी कोसी मेची इंट्रा स्टेट, यहाँ से सिंपलिका ये लिंक है। ठीक है। लिंक और अन्य योजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता शामिल है। पूर्वोदय विकास भी, विरासत भी, पूर्वोदय में पूर्वोत्तर क्षेत्र जो पूर्व पूर्व का क्षेत्र है उसके विकास की बात करी गई थी इस योजना में, इस बजट में, जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जैसे पूर्वी राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय नाम की एक योजना बनाने की घोषणा की गई है। पूर्वोदय योजना का जो उद्देश्य है वो खनिज संपदा से संपन्न इन राज्यों का सर्वांगीण विकास करना, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, चहुमुखी विकास, ये करने की बात करी गई है। इसके तहत विशेष तौर पर मानव संसाधन विकास और संरचना के विकास और आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए, यहाँ पर वार्षिक लिख दिया गया है, इसका मतलब होगा आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए। ठीक है। आर्थिक अवसरों के सृजन के लिए इन सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा और इस प्रकार इस क्षेत्र को विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए इंजन बनाया जा सकता है। ठीक है। जब ये पूर्वी इलाका जब विकसित होगा तो हम भारत के विकास में बड़ी मदद कर पाएंगे। ठीक है। ये पूरा मामला है इसका। अब आगे और चीजें देख लीजिए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 पर जो अपडेट है उसके बारे में समझिए। तो केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में 15,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता व्यवस्था करने की प्रतिबद्धता जताई है। पोलावरम सिंचाई परियोजना पर प्रगति जारी है जो राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक गलियारे पर, ठीक है, यहाँ पर जो है, यहाँ पर गलत शब्द लिख दिया गया है। ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये हैदराबाद बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे पर जो
नोरवाकल है, उस नोड में महत्वपूर्ण अवसंरचना जैसे पानी, बिजली, रेलवे और सड़क के विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर कैसे विभाजित हुआ, थोड़ा सा एक पृष्ठभूमि समझने का प्रयास करिएगा, एक बैकग्राउंड समझ लीजिए कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश जो है वह भाषाई आधार पर विभाजित हुआ है। तो सबसे पहले बात करें तो दिसंबर 1920 की बात है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ। उसमें प्रांतीय कांग्रेस समितियों ने भाषाई आधार पर पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, राज्यों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस कदम का उद्देश्य था कि विभिन्न भाषाई समूहों के बीच जो हित है उनको बढ़ावा देना, और इससे भाषाई राज्यों की जो है मांग वो बढ़ रही है। इस आंदोलन की जो जड़ें हैं वो भाषाई पुनर्गठन आंदोलनों के दौरान देखी जा सकती हैं, जिसने स्वतंत्रता के बाद भारत में गति पकड़ी। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ कि जो स्वतंत्रता की बात है उसको तो छोड़ ही दीजिए, उसके बाद स्वतंत्रता होने के बाद भी बहुत सारे राज्यों, खास करके दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषाई आधार पर पुनर्गठन राज्यों के जो मांग है वो बढ़ी। ठीक है, तेलुगु भाषी व्यक्तियों के लिए एक अलग राज्य की मांग उनकी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने के लिए बढ़ावा देने की इच्छा से प्रेरित हुई थी। ठीक है, आगे समझिएगा, भाषाई राज्य के लिए जो आंदोलन हुए उनको एक बार समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। इसमें भाषाई राज्य में सबसे पहले आंदोलन के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनका नाम था पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, पोट्टी श्रीरामुलु साहब बड़े ही जुझारू किस्म के व्यक्ति थे, गांधी जी के बहुत बड़े समर्थक थे और बहुत सारे गांधी जी के आंदोलनों में इन्होंने हिस्सा भी लिया था। अगर आप इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो बहुत ही बड़े समर्थक थे वो, गांधीवादी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उन्होंने तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य के निर्माण की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को भूख हड़ताल की। तो 19 अक्टूबर 1952 को क्या होता है, पोट्टी श्रीरामुलु साहब जो है भूख हड़ताल करते हैं। 56 दिनों के उपवास के बाद उनकी शहादत हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, बलिदान हो जाता है। और जब उनकी मृत्यु होती है, उनकी शहादत होती है, उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग और जोर पकड़ लेती है और मजबूरन जो है सरकार को ऐसा करना पड़ता है, और सरकार को अपने रुख पर कि हम भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करेंगे, अपने रुख पर पुनर्विचार करने की बात आ जाती है। और उसी आधार पर बहुत सारे ऐसे समितियों का गठन किया गया जिसमें राज्यों के भाषाई पुनर्गठन के लिए आयोग बनाए गए। भारत की केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में जांच करने और सिफारिश देने के लिए समय समय पर कई आयोगों की स्थापना की, जिसमें धर आयोग 1948 में जो है स्थापित किया। इसका उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो व्यवहार्यता है, जो बिहेवियरल प्रोस्पेक्टस है, जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है, उसको समझने की बात की गई थी। फिर परिणाम क्या निकलता है, इस आयोग का जो रिपोर्ट आती है उसमें ये निकलता है कि आयोग ने केवल भाषा के आधार पर पुनर्गठन के विचार का समर्थन नहीं किया, इसने भाषाई एकरूपता की तुलना में प्रशासनिक दक्षता पर ज्यादा बल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि भाषाई आधार पर, एकमात्र भाषाई आधार पर किसी राज्य का निर्माण कर देना, किसी राज्य का गठन कर देना उचित नहीं होगा। हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या चीज है वो समझनी होगी कि अगर हम किसी राज्य का गठन कर रहे हैं तो प्रशासनिक दक्षता सबसे ऊपरी जो है पैमाना होना चाहिए, उसको ध्यान में रख करके हमको राज्यों का गठन करना चाहिए। तो इस आधार पर देखा जाए तो धर आयोग ने सरेसर इनकार कर दिया भाषाई आधारों पर राज्य के पुनर्गठन को। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब एक और समिति का गठन किया जाता है, जेबीपी समिति, 1948 और 49 के समय में। इसके सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया जी हैं। इसका उद्देश्य क्या है, धारा आयोग की सिफारिशों के बाद भाषाई राज्यों की मांगों का पुनर्मूल्यांकन करना। धारा आयोग ने इनकार कर दिया कि भाई हम भाषाई राज्यों पर पुनर्गठन की मांग का समर्थन नहीं करेंगे, हमको लगता है कि पहले प्रशासनिक दक्षता देखनी चाहिए। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जेबीपी समिति का गठन होता है। चूंकि आपको पता ही है कि जब पोट्टी श्रीरामुलु जी की मृत्यु होती है उसके बाद जो है भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग जोर पकड़ने लगती है, तो उसी को आधार बनाकर दोबारा से एक और आयोग का गठन हुआ। उस आयोग ने क्या बताया, इसको समझिए। इस आयोग ने यह बताया कि पूरी तरह भाषाई आधार पर गठन नहीं करने का मतलब निर्णय लिया जाए, और यह सुझाव दिया कि इस तरह के पुनर्गठन से प्रशासनिक कठिनाइयां और राष्ट्रीय विघटन हो सकता है। क्योंकि अभी बहुत जल्दी ही भारत आजाद हुआ था और भाषाई आधार पर एक प्रकार से विभाजन करना भी कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है। इस तरीके से तो सारे राज्य अलग अलग, भारत में पता नहीं कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, और सारी भाषाएं बोली जाती हैं, उन भाषाओं को आधार बना लिया जाए
तो बहुत सारे राज्य बन जाएंगे। इस तरीके से तो भारत टुकड़े में विभाजित हो जाएगा। इससे भारत की जो एकता और अखंडता है, संप्रभुता है, उस पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। तो उन्हीं को आधार बनाते हुए जवाहरलाल नेहरू की समिति ने क्या कहा कि हमको भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे प्रशासनिक कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। अब भाई किसी एक पर्टिकुलर राज्य में अब पता चला कि कई भाषा बोलने वाले हैं, तो क्या एक राज्य को 4 भागों में बांट दिया जाए? ये कहाँ तक उचित होगा, कहाँ तक तार्किक होगा? हाँ, ये बोल सकते हैं कि अगर मान लो कोई राज्य है उसमें 95% 90% लोग एक पर्टिकुलर भाषा बोल रहे हैं, तो उस आधार पे आप गठन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये कहो कि एक राज्य है उसमें 25% 35% का डिस्ट्रीब्यूशन हो किसी लैंग्वेज का, तो उसका बंटवारा करना कहाँ तक उचित होगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल अनुचित है। इससे प्रशासनिक कठिनाइयां ही बढ़ेंगी। दूसरी बात, अब जब ये बात हुई तो एक अलग आयोग दोबारा से बना, फजल अली आयोग, जिसका राज्य पुनर्गठन आयोग नाम है, 1953 से 1955 तक। इसमें जो फजल अली साहब थे वो अध्यक्ष थे, के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी इसके अन्य सदस्य थे। इसमें क्या होता है, इसका उद्देश्य था भाषाई एवं अन्य आधारों पर राज्यों के पुनर्गठन के संपूर्ण प्रश्न की जांच करना। अभी तक जितने आयोगों का गठन हुआ उस गठन में यही निर्णय लिया गया कि हमको क्या करना चाहिए, हमको भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं करना चाहिए। लेकिन इस आयोग के गठन में ये सवाल खड़ा हुआ, ये सवाल पैदा हुआ कि क्या हमको भाषाई आधार पर या इसके और जितने भी आयाम है उन सारे आयामों की बातचीत कर लेनी चाहिए, क्या इन आधार पर राज्य का पुनर्गठन करना ठीक होगा? तो इसी सवाल पर जो है इसका उत्तर क्या मिलता है, परिणाम क्या निकल कर आता है, भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की सिफारिश की, लेकिन राष्ट्रीय एकीकरण और प्रशासनिक सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कुछ आरक्षणों के साथ। इसकी सिफारिशों के कारण भाषाई आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ। अंततः जाकर इस आयोग ने यह स्वीकार किया कि हमको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करना चाहिए, लेकिन उसको लागू करने के साथ साथ हमें अन्य आयामों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। वो अन्य सारे आयाम आपके सामने हैं कि प्रशासनिक सुविधा भी हमको ध्यान में रखना होगा, राष्ट्रीय एकीकरण भी हमको ध्यान रखना होगा, कहीं हम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के चक्कर में ये चीज ना भूल जाए कि हमारी जो एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित रहे। ठीक है, तो परिणाम निकल कर आता है कि इसी आधार पर कई राज्यों का गठन हुआ, उसी में से एक आंध्र प्रदेश भी था। ठीक है, अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम की बात कर लेते हैं। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है वो फजल अली आयोग की जो समिति है उसकी सिफारिशों पर आधारित था। इस अधिनियम के कारण भारत भर में राज्य की सीमाओं का पुनर्गठन हुआ, जिससे देश के राजनीतिक मानचित्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। जो देश का पॉलिटिकल मैप है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, इस वजह से कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है लागू हो गया। और वो फजल अली आयोग की समितियों की सिफारिशें जो थी उन्हीं के आधार पर इस अधिनियम को बनाया गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हैदराबाद राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्रों को आंध्र प्रदेश राज्य में मिलाकर विस्तारित आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। तो यहीं से ये जो आंध्र प्रदेश राज्य है उसकी जड़ आप समझ पाते हैं कि किस तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन, अब वो कहानी आपको याद ही होगी, पोट्टी श्रीरामुलु जी की मृत्यु हुई, उसके बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, बहुत जन आक्रोश उत्पन्न हो गया, तथा कई समितियों की सिफारिशों के बाद भारत सरकार ने भाषाई आधार पर एक अलग राज्य बनाने का निर्णय लिया, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब क्या होता है, भारत का पहला भाषाई राज्य जिसे आंध्र राज्य के रूप में जाना जाता है, मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके बनाया गया था। अब कहानी वापस लौट कर आती है 2 जून 2014। 2 जून 2014 को क्या होता है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से आंध्र प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके को अलग कर दिया गया और 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का निर्माण होता है। तो तेलंगाना का निर्माण 29वें राज्य के रूप में होता है, जो आंध्र प्रदेश का उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है उस हिस्से को अलग कर दिया गया और तेलंगाना राज्य बना दिया गया। और आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी दर्जा देने का मुद्दा वर्ष 2014 में राज्य के विभाजन के बाद एक से एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद विषय बन गया है। जब से आंध्र प्रदेश तेलंगाना अलग अलग हुए हैं तब से ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है, एससीएस का जो दर्जा है, उसको प्राप्त करने के लिए आंध्र प्रदेश आतुर रहा है और बहुत सारा विवाद भी उत्पन्न हुआ उससे। ठीक है, अब समझ लेते हैं कि विशेष श्रेणी का दर्जा होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं। विशेष श्रेणी का दर्जा एक प्रकार का वर्गीकरण है जो केंद्र द्वारा कुछ राज्यों को भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक विषमताओं के आधार पर विकास में सहायता के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, विकास में सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे उनके राज्य, वो जो राज्य हैं उनका विकास हो सके। और कई बार ये भी देखा जाता है कि वो राज्य
पहाड़ी इलाकों में, दुर्गम इलाकों में है, जहां पर केंद्र की विशेषताएं, केंद्र की जो व्यवस्थाएं हैं, केंद्र का विकास उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है, या राज्य को विकास करने के लिए अलग से निधि, अलग से फंड की जरूरत है, तो उसके लिए उनको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दे दिया जाता है। दूसरा, ये राज्य अगर किसी देश की सीमा पर हैं, किसी अन्य देश से सीमा साझा कर रहे हैं, तो उसके लिए भी स्ट्रेटेजिक रूप से, रणनीतिक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसी आधार पर अगर हम देखें तो यह योजना 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर वर्ष 1969 में शुरू की गई थी। किसी राज्य को एससीएस प्रदान करने के लिए विचार करने के जो कारक होते हैं उनको समझ लीजिए। पहला तो हो गया पहाड़ी और दुर्गम इलाका, दूसरा कम जनसंख्या घनत्व और जनजातीय आबादी का बड़ा हिस्सा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ रणनीति का स्थान, आर्थिक और अवसंरचनात्मक पिछड़ापन, राज्य के वित्त की गैर व्यवहार्य प्रकृति। 14वें वित्त आयोग ने पूर्वोत्तर और 3 पहाड़ी राज्यों को अगर छोड़ दिया जाए तो उनको छोड़कर शेष राज्यों के लिए विशेष श्रेणी का दर्जा समाप्त कर दिया है। विशेष दर्जा वाले जो राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश है, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ठीक है, ये सारा मामला है। अब थोड़ा समझ लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान जो राज्यों के संबंध में उनको समझ लीजिए वो क्या है। अगर हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 की बात करें तो संसद विधि द्वारा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों पर नए राज्यों को संघ में शामिल कर सकेगी या उनकी स्थापना कर सकेगी जिसे वह ठीक समझे। अगर संसद को ऐसा लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण शर्तों और निर्बंधनों के साथ किसी नए राज्य को जो है शामिल किया जा सकता है, प्रवेश कराया जा सकता है, उसकी स्थापना करी जा सकती है, तो संसद ऐसा कर सकती है। संसद को भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 ऐसी ताकत देता है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 3 की बात कर लेते हैं। नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। किसी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों को भागों को मिलाकर किसी राज्य के किसी भाग में किसी अन्य राज्य के क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। जैसे एग्जांपल के रूप में, जैसे मान लो एक राज्य है, इस राज्य को ब्रेक कर देना, ए और बी 2 राज्य बन गए, या ए और बी 2 राज्य हैं, दोनों को मिलाकर एक राज्य बना दिया, या किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, जैसे मान लो ज्यादा बड़ा सीमा है उसको छोटा कर दिया, नाम में परिवर्तन कर दिया, ये सारा काम अनुच्छेद 3 में होता है। किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा देना, किसी राज्य का क्षेत्रफल घटा देना, राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर देना, किसी राज्य का नाम बदल देना, ये सब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। अब आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य समझ लीजिए। अगर राज्य की उत्तर सीमा की बात करें तो उत्तर में छत्तीसगढ़, उत्तर पूर्व में उड़ीसा, पश्चिम में तेलंगाना और कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से इसकी सीमाएं जो है लगती हैं। आगे समझिए। अब राज्यों को दिए जाने वाले विशेष पैकेज के बारे में समझ लीजिए। ये विशेष पैकेज क्या है? इन विशेष पैकेज के बारे में समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो ये है कि आपको ये समझना चाहिए कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। तो अगर हम संविधान के अनुच्छेदों की बात करें तो विशेष पैकेज से तात्पर्य जो है वो भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करने वाले राज्यों से इसका संबंध है, कि ऐसे राज्य जो भौगोलिक और आर्थिक सामाजिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनको फेस कर रहे हैं, तो उनके लिए दिक्कत आती है, तो राज्य क्या करता है, ऐसे राज्यों को, केंद्र ऐसे राज्यों को क्या करता है, कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करता है और इसके लिए उनको स्पेशल कैटेगरी में आना पड़ता है। दूसरा, इसके तहत इन राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता और अन्य लाभ प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, अन्य लाभ उनको दिया जाता है। दूसरी बात समझ लीजिएगा, दूसरा क्या मामला है कि संविधान में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जो विशेष राज्यों या संविधान को लिखित कुछ मामलों में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 371 ए, अनुच्छेद 371 एच और अनुच्छेद 371 जे। ये ऐसे अनुच्छेद है जो राज्यों के विशेष पैकेज के बारे में बड़े ही महत्वपूर्ण है। विशेष पैकेज पूरी तरीके से विवेकाधीन होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ये जो केंद्र विशेष पैकेज प्रदान करता है राज्यों को, ये अपने आप में विवेकाधीन शक्ति है। मतलब राज्य जबरदस्ती मांग नहीं कर सकता कि भैया हमको आप जो है विशेष पैकेज दीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, ये आवश्यकता आधारित हो सकता है, लेकिन आवश्यकता विशेष पैकेज देने का सबसे सटीक कारण नहीं हो सकता। कि मतलब कोई राज्य कह रहा है हमको तो 20,000 करोड़ और अधिक चाहिए, हमको जरूरत है, इसकी नीड है, तो ये इसका मेन कारण नहीं है पैसा देने का।
मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक कारण हो सकते हैं किसी राज्य को विशेष पैकेज प्रदान करने के लिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 282 इसके तहत एक अतिरिक्त अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। यह अनुदान विविध वित्तीय प्रावधानों के अंतर्गत आता है। ठीक है। अनुच्छेद 282 यह केंद्र और राज्य दोनों को किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए कोई भी अनुदान देने का अधिकार देता है, भले ही यह उनकी संबंधित विधायी क्षमता के भीतर ना हो। कई बार अपनी विधायी क्षमता के बाहर जाकर भी यह काम किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई पब्लिक उद्देश्य, कोई सार्वजनिक उद्देश्य है, उसके लिए ऐसा करना पड़े तो केंद्र ऐसा कर सकता है। ठीक है। अब राज्यों को विशेष पैकेज देने की क्या जरूरत पड़ी उसको समझ लीजिए। इसमें तो पहला हो गया कि राजकोषीय नुकसान की भरपाई करने के लिए, उदाहरण के लिए विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश को राजस्व का नुकसान हुआ। जब विभाजन हो गया एक बार तो राजस्व का नुकसान हुआ आंध्र प्रदेश को, तो उसने पैसे की मांग करना शुरू कर दिया। अवसंरचना के पुनर्निर्माण तथा बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित राज्यों को राहत प्रदान करने के लिए ये पैकेज दिया जा सकता है। एग्जाम्पल के रूप में केंद्र ने चक्रवात मिचांग के बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए फंड जारी किया था। जब मिचांग चक्रवात आया था उसके बाद कर्नाटक और तमिलनाडु के लिए विशेष पैकेज जारी किया गया था। अगला, संतुलित क्षेत्रीय विकास के लिए देश के गरीब क्षेत्रों में संसाधनों का आवंटन करना। अब जैसे देश के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत गरीब है, गरीबी झेल रहे हैं, तो उनके विकास के लिए अलग से जो है संसाधनों का आवंटन किया जाना भी एक महत्वपूर्ण चीज है। मानव विकास के लिए जरूरी, उदाहरण के लिए अगर बिहार सरकार के अनुमान के अनुसार 94 लाख गरीब परिवारों के कल्याण के लिए अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो जब अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ रही है तो विशेष पैकेज के थ्रू उसको दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिहार में गरीबी कम नहीं होगी। और बिहार भी तो राज्य है भारत का एक, तो अगर बिहार कमजोर पड़ जाएगा तो फिर हमारा देश भी कहीं ना कहीं कमजोर ही है। तो अगर देश को मजबूत करना है तो राज्यों को मजबूत करना पड़ेगा और उसके लिए अनुदान तो देना पड़ेगा। हाँ, ये अलग बात है कि अनुदानों का दिया जाना जो है तार्किक होना चाहिए, सही रीजन होना चाहिए उसका। कई राज्यों के राजस्व घाटे की निरंतरता को रोकने हेतु, उदाहरण के लिए अगर देख ले 2015-16 के बाद से 7 राज्यों ने लगातार राजस्व घाटे की सूचना प्रदान करी है। ऐसे 7 राज्य हैं जिन्होंने ऐसा कहा है कि हम लगातार राजस्व घाटा जो है झेल रहे हैं, तो हमको विशेष अनुदान की क्या पड़ सकती है, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा के लिए गुजरात के राजकोट में एक सेंटर का उद्घाटन किया, जिसका नाम है स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जिसको ICAL बोल रहे हैं। ठीक है। अब इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको समझ लीजिए। यह भारत में अपनी तरह का पहला केंद्र है। इस केंद्र का उद्देश्य जो है वो स्थानीय शासनों की लेखा परीक्षा के लिए वैश्विक मानक निर्धारित करना है। स्थानीय शासन की लेखा परीक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय केंद्र के बारे में समझ लीजिए। यह नीति निर्माताओं, ठीक है, और जो लेखा परीक्षक होते हैं उनके बीच सहयोग के मंच के रूप में कार्य करेगा। जैसे जो पॉलिसी बनाते हैं, जो नीति निर्माता है और जो लेखा परीक्षा करते हैं, पॉलिसी मेकर्स वो हैं जो अगर नीति बनाएंगे तो भाई नीति बनाने के लिए या नीति को लागू करने के लिए पैसा चाहिए, और जो लेखा परीक्षक हैं वो ऑडिट करते हैं भाई आपने जो पैसा खर्च किया वो कहाँ खर्च किया। तो दोनों के बीच में एक मंच, एक पुल बनाने का काम है। यह लेखा परीक्षकों की क्षमता निर्माण के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में भी कार्य करेगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि जो लेखा परीक्षक होंगे उनकी कैपेसिटी, उनकी स्किल को और ज्यादा डेवलप करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। यह स्थानीय शासन के लेखा परीक्षकों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए मदद प्रदान करेगा। इससे स्थानीय सरकारों को वित्तीय प्रदर्शन के मूल्यांकन और सेवा प्रदान करने की व्यवस्था में भी सुधार होगा। भाई जब मजबूत विजिलेंस होगा, बहुत अच्छे से निगरानी रखी जाएगी, और जब भी आप कोई काम करेंगे उसके बाद अगर उसका लेखा होगा, उसका ऑडिट होगा, तो आपको जवाब देना पड़ेगा। और अगर आपको ये पता है कि हमको कोई काम करने के लिए जवाब देना पड़ेगा, हमारी जवाबदेही है, हमारी लायबिलिटी है, तो हम उस काम को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो इस वजह से जो स्थानीय स्वशासन है उसमें भी सुधार होने के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है। यह जमीनी स्तर पर शासन से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए ज्ञान केंद्र और थिंक टैंक के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो थिंक टैंक के रूप में भी काम करने का ये प्रयास करेगा। अब भारत में ICAL जैसे केंद्र की क्या आवश्यकता है इसको समझ लीजिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसे केंद्र देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 8,000 शहरी स्थानीय निकायों के बीच सहयोग बढ़ाने, ज्ञान का आदान प्रदान करने, उत्कृष्ट कार्य
संस्कृति को बढ़ावा देने के आज में सहायक हो सकते हैं। मतलब ये जो केंद्र बनाया गया है गुजरात के राजकोट में, ये कहीं ना कहीं ग्रामीण स्वशासन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी जैसे मान लो जो लोकल बॉडीज हैं, उनकी जो ऑडिटिंग होती है, उनकी जो लेखा परीक्षा होती है, उनमें जो इसकी जो कार्य प्रणाली है उसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन हो सकता है, उसमें और ज्यादा प्रोग्रेस हो सकता है। यह विश्व के अन्य देशों में अपनाई जा रही व्यवस्था के अनुरूप है। विश्व के 40 देशों में सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए, जिसको SAI बोलते हैं। तो जो देशों में, दुनिया भर के जो देशों में हो रहा है, जिस तरीके से विकसित देश ऐसा कर रहे हैं, तो अगर हम भी ऐसी चीज अपनाएंगे तो जाहिर तौर पर हमको भी फायदा होगा। ठीक है, सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन स्थापित किए गए हैं। सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में स्थानीय सरकारों की सहायता करने के लिए जरूरी है। भाई स्थानीय सरकार जो है वो क्यों नहीं अच्छे से काम कर पा रही है? क्योंकि ऑडिट नहीं सही ढंग से हो रहा है। आप जाकर गांव में देख कर आइए कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। प्रधान जो ग्राम प्रधान होते हैं वो जिस स्तर पर करप्शन करते हैं, आप दंग रह जाएंगे उस करप्शन को देखकर। तो ये जो ग्रामीण स्तर पर ऑडिट की बात चल रही है, इसका बड़ा असर हो सकता है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको हासिल करने में बड़ी मदद मिल सकती है अगर स्थानीय स्वशासन उसके साथ बढ़ जाए। नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर आर्थिक समृद्धि में वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने में आवश्यक है। ये जो सेंटर बनाया गया है, ये सेंटर जो है क्लाइमेटिक चेंज से निपटने के लिए जो समुदायों की भागीदारी होती है उनको किस तरीके से बढ़ाया जाए उसको भी समझने में आवश्यक है, और उसको बढ़ाने में भी बड़े इंपॉर्टेंट काम करेगा। RBI के एक रिपोर्ट के अनुसार नगर पालिकाएं आवंटित फंड के प्रबंधन में लेखा परीक्षा के बाद तैयार वित्तीय विवरणों का उपयोग नहीं करती। कई बार ऐसा हुआ है कि रिपोर्ट ऐसी मिली है कि जो स्थानीय नगर पालिकाएं हैं वो जो फंड उनको मिलता है उसका सही ढंग से विवरण उपयोग नहीं कर पाते। जैसे लेखा परीक्षा होती है तो भाई ये पता चलता है ना कि आपने जहां 100 रुपए खर्च कर दिए वहां 50 रुपए से काम चला सकते थे, या 50 रुपए में भी वही काम होता है जो आपने 100 रुपए खर्च करके किया। तो ऐसे विवरण जब लेखा परीक्षाओं के बाद मिलते हैं नगर पालिकाओं को, तो उस विवरण का इस्तेमाल नगर पालिकाएं नहीं कर रही, और जब उस विवरण का इस्तेमाल नगर पालिकाएं नहीं करेंगी तो फायदा क्या है? तो फिर लेखा परीक्षा से फायदा क्या है? तो ये सारी चीजें जब सीखने को मिलेंगी तभी तो उसका उपयोग हो पाएगा। ठीक है, अब स्थानीय स्वशासन में उनके लेखा परीक्षण के बारे में समझिए। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 9 में, ठीक, तथा भाग 9A में 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़े गए। इसमें स्थानीय शासन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। इन संविधान संशोधनों द्वारा अनिवार्य किया गया कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में पंचायत, ठीक है, जिसको आप गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर बात करते हैं, नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायतों के रूप में गठन करेंगे। 2020 में पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत खातों का ऑनलाइन ऑडिट करना तथा जमीनी स्तर पर धन के उपयोग में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन विकसित किया था। इस एप्लीकेशन को अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ने जिनेवा में हुए वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये एप्लीकेशन जो डेवलप किया गया था, इस एप्लीकेशन को जिनेवा में संपन्न हुए ITU के सम्मेलन में पुरस्कार प्रदान किया गया। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर इस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है तो फिर इससे अच्छी बात क्या है? लेकिन जमीनी स्तर पर धन का जो आवंटन है उसमें अगर लेखा परीक्षा सही ढंग से नहीं हो पा रही है या उस लेखा परीक्षा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो ये अपने आप में सोचने का विषय है। ठीक है, थोड़ा संवैधानिक प्रावधानों की बात कर लेते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G है, वो स्थानीय शासन निकायों को शक्ति के हस्तांतरण के लिए मूल सिद्धांत सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद 243J में ऐसा कहा गया है कि किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर पंचायतों द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। अनुच्छेद 243Z में क्या कहा गया है इसको समझिए। किसी राज्य का विधानमंडल कानून बनाकर नगर पालिकाओं द्वारा लेखाओं के रखरखाव और ऐसे लेखाओं की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। ठीक है, अब स्थानीय स्वशासन निकायों की वर्तमान लेखा परीक्षा प्रणाली क्या है? नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा करने का अधिकार, कर्तव्य, शक्तियां और शर्तें अधिनियम 1971 से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि जो CAG है वो स्थानीय स्वशासन निकायों का भी
लेखा परीक्षक कर सकता है। कई बार लोग कंफ्यूज रहते हैं। सीएजी पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के सभी 3 स्तरों के लेखाओं को उचित रखरखाव एवं लेखा परीक्षण पर नियंत्रण रखता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। ठीक है। अधिकतर राज्यों में स्थानीय निधि खातों के परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के निदेशक लेखा परीक्षक का कार्य करते हैं। अधिकतर राज्यों में यही होता है। ठीक है। अब ये संस्थाएं राज्य सरकार द्वारा स्थानीय शासन की निकायों को आवंटित फंड के उपयोग की लेखा परीक्षा करती है। सीएजी के बारे में समझ लीजिए। सीएजी स्थानीय निधि खातों के परीक्षक या स्थानीय निधि खातों के परीक्षण या स्थानीय निधि खातों के निदेशक को मार्गदर्शन प्रदान करता है और तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है और सीएजी इन संस्थाओं का निरीक्षण भी करता है। तो सीएजी एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करता है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा का क्या इंपॉर्टेंस हो सकता है, आप इसको समझ लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है वो तो यह है कि वित्तीय जवाबदेही हो जाती है। जब लेखा परीक्षा होता है तो आपने कहाँ पैसा खर्च किया, कितना आपको पैसा खर्च करना चाहिए था, ये सारी चीजें जब लेखा परीक्षा के अनुसार होती हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाता है, वित्तीय जवाबदेही आ जाती है। सरकारी निधि के व्यय की सूक्ष्मता से जांच करी जाती है, साथ ही वित्तीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार लेखा परीक्षा के जरिए धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार और वित्तीय कुप्रबंधन का भी पता लगाया जाता है और उसे रोककर लोक निधियों की सुरक्षा होती है। जो पब्लिक फंड है, पैसा मर मर के जो पैसा जुटाया जा रहा है पब्लिक फंड में, उसको किस तरीके से सेव किया जाए, कैसे बचाया जाए, उसके लिए लेखा परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन का मूल्यांकन भी होता है। लेखा परीक्षा वित्तीय लेन देन की जांच करने और स्थानीय निकायों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है। यह सुनिश्चित करती है कि वे स्थापित मानकों के अनुरूप काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब जो काम दिया गया स्थानीय निकायों को, जो पॉलिसी बनाई गई है, जो योजना बनाई गई है, उस योजना का सही ढंग से वो पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी पता लग जाता है लेखा परीक्षा से। सेवा वितरण। लेखा परीक्षा रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों में सार्वजनिक सेवा वितरण में महत्वपूर्ण बदलाव लाने, स्थानीय निकायों को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को बढ़ावा देने का भी काम होता है। ठीक है। और इससे उनके क्षमता का भी विकास होता है, ये भी समझना है। लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित होती है, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए लोकतंत्र में जनता ही तो सब कुछ है। जनता ही सरकार का चुनाव कर रही है, जनता ही सरकार है। तो अगर जनता के साथ ही धोखाधड़ी हो रही है, जनता के साथ ही खिलवाड़ हो रहा है, तो फिर लोकतंत्र का मतलब क्या है। तो ऑडिट करने से लोकतंत्र भी मजबूत होता है। ठीक है। कोई भी नेता मंत्री, कोई भी पॉलिसी अगर बन रही है, अगर उसको ऑडिट किया जा रहा है, सीएजी उसको ऑडिट कर रहा है, तो उसको अंदर डर तो रहता है ना कि भाई ये पैसा इतना खर्च होना था, इतना खर्च हो गया, अब इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। ये अलग बात है कि सीएजी के लेवल पर भी अगर करप्शन हो जाए तो फिर अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। अम्बेडकर साहब ने इसी आधार पर कहा था कि सीएजी जो है वो भारतीय संविधान में एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर सीएजी सही ढंग से काम नहीं करे तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेखा परीक्षा अगर नहीं हो रही तो मतलब क्या है फिर। ठीक है। मिड डे मील योजना के बेहतर कार्यान्वयन हो सामाजिक लेखा परीक्षा का प्रावधान किया गया है कि जैसे मिड डे मील में कितना पैसा आवंटित हुआ है, उसके अनुसार जो है भोजन की व्यवस्था हो रही है कि नहीं हो रही है। दोपहर के भोजन में अक्सर प्राइमरी स्कूल में क्या होता है, तो खाना बनता है बहुत ज्यादा और बच्चे बहुत कम खाते हैं, क्योंकि गाँव के बच्चे जो है उनके माँ बाप को ये बेइज्जती लगती है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनका जाता है कि अगर मेरा बच्चा प्राइमरी स्कूल में खाना खा रहा है तो उनका रिस्पेक्ट नहीं होगा। इसके इसके कारण क्या होता है, इसके कारण होता है कि प्राइमरी स्कूल में खाना तो बनता है बढ़िया, वो खाना कौन ले जाता है, जो खाना बनाने वाले होते हैं वो लेकर जाते हैं अपने घर। तो करप्शन तो हो ही रहा है। अगर लेखा परीक्षा सही ढंग से हो तो ये सब नहीं हो पाएगा, लेकिन हो रहा है आज के युग में। किताबों पर कुछ और चल रहा है, व्यवहारिक जीवन में कुछ और चल रहा है, तो इसी वजह से तो विकास रुका हुआ है। इसलिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में हम लोग बहुत अच्छे स्थान पे आते हैं। ठीक है। लोक विश्वास, जनता का जो विश्वास है, अगर लेखा परीक्षक सरकारी संगठनों को जवाबदेह और सत्यनिष्ठ बनाने, वित्तीय परिचालनों में सुधार करने तथा नागरिकों एवं हित धारकों के बीच विश्वास पैदा करने में सहायता कर रहे हैं तब तो अच्छी बात है। नहीं कर रहे हैं फिर जनता के साथ धोखा ही हो रहा है और जनता अपने साथ धोखा करती भी रहती है। जनता कभी ये नहीं जानती कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक, हमारे क्षेत्र का जो सांसद है, प्रधान है, वो कितना जानकार है, वो कितना समझदार है, कितना बुद्धिमान है। यहाँ तो गांव में ये देखा जाता है कि जो जीत रहा हो उसी को जिताओ, जिससे तुम्हारे मन में ये ना रह जाए कि मैंने जिसे वोट दिया वो हार गया। मतलब इस तरीके से अपने आप को संतुष्ट करते हैं कि मैंने जिसको वोट दिया वो हार गया तो बड़ी दुख की बात होगी, इसलिए चलो उसे ही वोट करते हैं जो जीत रहा है। मतलब यहाँ जो जीत रहा है उसको जिताया जाता है और जो हार रहा है उसको हराया जाता है।
दिस इज द बेसिक फंडामेंटल रूल ऑफ विलेज, ठीक है। और लोग कहते हैं कि सरकार भ्रष्ट है, आप खुद भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी ही। अरे भ्रष्ट लोग ही तो भ्रष्ट लोग को चुनेंगे। ये बताओ सरकार भ्रष्ट कैसे हो गई, आप स्वयं बताइए कि सरकार भ्रष्ट कैसे हो गई। आपने ही तो सरकार को चुना, इसका मतलब आप भी भ्रष्ट हैं, आप ही भ्रष्ट लोगों को चुनकर ले जा रहे हैं। अरे ये बताओ, आप बाजार में फल खरीदने जाओगे तो फल देखकर खरीदोगे ना कि कौन सा फल अच्छा है, कौन सा फल सड़ा हुआ है। तो सड़ा हुआ फल खरीदो, उसके बाद तुम दोष सब्जी वाले को दो, तो गलत चीज है ना। फिर सड़ा फल खुद खरीद रहे हो, बोल रहे हो कि सब्जी वाला दोषी है। तुम खुद दोषी हो, तुमने देखा ही नहीं कि तुमने फल सड़ा हुआ लिया है कि ठीक ठाक लिया है। ठीक वैसे सरकार का चुनाव होता है, जब भ्रष्ट लोगों को आप चुनेंगे ही तो भ्रष्ट सरकार बनेगी। ये कौन सी बड़ी बात। विकेंद्रीकरण, कार्यों के हस्तांतरण, निधियों के अंतरण और पदाधिकारियों का हस्तांतरण की स्थिति के संबंध में लेखा परीक्षा पर्यवेक्षण, निष्कर्षण, मुद्दों की पहचान करने और विकेंद्रीकरण को और मजबूत बनाने में तो डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिद्धांत है यहाँ पर वो लागू होता है। और अगर डिसेंट्रलाइजेशन का सिद्धांत सही ढंग से फॉलो हो जाए तो बहुत अच्छा विकास हो सकता है किसी भी डेमोक्रेसी का, ठीक है। गांधी जी ने पहले ही बोला हुआ है, विकेंद्रीकरण और समावेशी विकास, ठीक है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि अगर ग्रामीण क्षेत्र का हम सही ढंग से विकास कर रहे हैं, उनको सही शक्तियों का हस्तांतरण हो रहा है, सही ढंग से सब पॉलिसीज लागू हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं देश का भी विकास होगा, समावेशी विकास भी होगा और जितने भी प्रकार के डेवलपमेंट हो सकते हैं वो सारे डेवलपमेंट आपके होंगे। समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उनको भी सही ढंग से सहायता मिल पाएगी, महिलाओं का सही ढंग से विकास हो पाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ये कहीं ना कहीं समावेशी विकास में ही आती है, ठीक है। चलिए अब आगे की राह क्या है उसको देख लीजिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पंचायतों की लेखा परीक्षा और लेखांकन मानक एवं प्रारूप इस तरह से तैयार किए जाए कि वे पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए सरल और समझने योग्य हो। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे ज्यादा कागजी प्रक्रिया हो जाएगी तो समझ ही नहीं आएगा। उनको इस स्तर पे तैयार करिए कि उनको हर चीज अच्छे ढंग से समझ में आए। कई बार हम नियमों को नहीं समझ पाते हैं, रूल्स नहीं जानते हैं, तब भी हम गलती कर बैठते हैं। भाई हमको नियम कानून पता होगा तब तो हम सही ढंग से करेंगे। अब कागजी भाषा में, बहुत कठिन भाषा में लिखा हो, उनको कुछ समझ ही नहीं आए, तो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय है वो क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। स्थानीय निकायों को लेखाओं की लेखा परीक्षा के लिए जिम्मेदार डीएलएफए या किसी अन्य एजेंसी की स्वतंत्रता को राज्य प्रशासन से स्वतंत्र बनाया जाना चाहिए। जो राज्य सरकार है उससे कहीं ना कहीं उसको फ्री रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो राज्य सरकार के दबाव में रहेगा और जानबूझकर वही ऑडिट करेगा जो सरकार उससे बोलेगी। तो अगर वही करेगा तो फिर ऑडिट करने का कोई मतलब नहीं हुआ। इस निकाय के प्रमुख को सीएजी द्वारा अनुमोदित पैनल से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना, मतलब सीएजी रिपोर्ट देख भाई इसी को बनाई है तो राज्य सरकार उसी को बनाए, ठीक है। स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जानी चाहिए। साथ ही इन रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति तर्ज पर राज्य विधानमंडल की अलग समिति द्वारा चर्चा की जानी चाहिए, ठीक है। ये पूरा मामला है। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और ये आपकी जो समझ है उसको विकसित करने में बड़ा ही मदद करेगी आपको, ठीक है। थैंक यू।